Hello बच्चों, let's read the question. The question is MA is 3 kilogram, MB is 4 kilogram and MC is 8 kilogram. Friction coefficient between any two surfaces is given as 0.25. हर surface के बीच में जो mu की value है वो 0.25 है. Pulley is frictionless and string is massless. Block A is connected to the ball through a horizontal massless rigid rod as shown in figure. ये है किसी rod से जुड़ा हुआ है और G की value हमें 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेनी है. Then find the value of F to keep C moving with constant speed. मेरा जो C है वो constant speed के साथ move करे, उसके लिए मुझे फोर्स की वैल्यू निकालनी है. तो देखिए की कॉन्सेप्ट में सबसे पहली चीज तो हम इन पर क्या लगाएंगे, इन पर हम फोर्सेस लगाएंगे. अब ये फोर्सेस हमारे फ्रिक्शन फोर्स हो जाएंगे, स्ट्रिंग से जुड़े हुए हैं तो टेंशन हो जाएगी और उसके बाद उन फोर्सेस को हम क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे. ठीक है, बेसिकली हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं. ठीक है, तो देखिए जब आप देख रहे हैं ये इसके कांटेक्ट में है तो और इस पर फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो इस पर इस डायरेक्शन में क्या लगेगा, यहाँ पर भी फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, इसको हमने नाम दे दिया F1. इसके सरफेस के बीच में भी फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, इसको हमने नाम दे दिया F2. और यहाँ पर भी फ्रिक्शन फोर्स लगेगा जिसको हमने नाम दे दिया F3. तो पहले तो हम F3 इस डायरेक्शन में लगेगा. ठीक है, B पर जो फोर्स लगेगा, A पर जो लगेगा फोर्स वो लगेगा इस डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स. ठीक है, F1. तो इस पर एक तो F1 लगेगा B पर इस डायरेक्शन में और एक F2 लगेगा इस डायरेक्शन में, और C पर एक तो F3 लगेगा और एक इस डायरेक्शन में F2 भी लगेगा. ठीक है, तो देखिए B पर और C पर दोनों पर दो दो फ्रिक्शन फोर्स लग रहे हैं. B पर एक A की वजह से और C की वजह से, एक खुद का फ्रिक्शन फोर्स भी दोनों के सरफेस के बीच में और एक A और B की वजह से, और C पर एक तो सरफेस के और C के बीच में और एक B और C के बीच में फ्रिक्शन फोर्स है, और A पर केवल ही एक ही फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है. तो अगर मैं डायग्राम बनाऊं तो डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा. A पर जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है F1 वो इस तरह से लग रहा है और यहाँ पर एक रॉड से जोड़ रखा है, तो एक इस पर फोर्स लगेगा F0. ठीक है, B की अगर हम बात करें तो B पर देखिए दो फ्रिक्शन फोर्स लग रहे हैं, एक तो F1 लग रहा है और एक F2 लग रहा है, और ये स्ट्रिंग से जुड़ा हुआ है तो यहाँ पर एक क्या लगेगी, टेंशन लगेगी T. और अगर हम C की बात करें तो ये मेरा C है तो C भी स्ट्रिंग से जुड़ा हुआ है तो एक तो टेंशन लगेगा, एक इस पर इस डायरेक्शन में फोर्स लगा ही रहे हैं, और दो आपके क्या लगेंगे, फ्रिक्शन फोर्स लगेंगे. एक तो आपका लगेगा जो यहाँ पर लग रहा था F2 और एक लगेगा इस डायरेक्शन में F3. ठीक है, तो ये इनके फ्री बॉडी डायग्राम्स हो गए हैं. तो सबसे पहले मैं इन F1, F2 और F3 की वैल्यू कैलकुलेट कर लेती हूँ. तो देखिए जो मेरा F1 मैक्स आएगा वो क्या होता है, म्यू एन के बराबर होता है. ठीक है, म्यू एन, और एन जो है वो मेरा बैलेंस होता है, इसका वेट लगेगा mg नीचे की तरफ और ये बैलेंस होगा नॉर्मल रिएक्शन से, और सब में यही रहेगा, ऊपर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन लगेगा और नीचे की तरफ क्या रहेगा, mg रहेगा. ठीक है, ये टोटल वेट नीचे आ जाएगा. यहाँ पर जो m है वो टोटल वेट है, तो नॉर्मल रिएक्शन जो है वो हमेशा बैलेंस होता है वेट से. ठीक है, यहाँ पर इन कंडीशन में क्योंकि वो परपेंडिकुलर टू द सरफेस होता है और ये नीचे डाउनवर्ड परपेंडिकुलर लगता है, तो n जो होता है mg के बराबर होता है. तो देखिए F1 के लिए तो जो वेट आएगा, म्यू की वैल्यू कितनी है, 0.25 दे रखी है. इसके लिए जो वेट आएगा वो केवल 3 a का वेट आएगा जो कितना है 3 इंटू जी है 10 आपके पास, तो ये हो जाएगा 7.5 न्यूटन. ठीक है, तो ये आपकी जो वैल्यू थी वो mg की वैल्यू थी. जब हम F2 मैक्स निकालेंगे तो F2 मैक्स में देखिए जो वेट आएगा a और b दोनों का आएगा, तो म्यू की वैल्यू 0.25 हो जाएगी इनटू वेट, a का वेट प्लस v का वेट इनटू g. इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 17.5 न्यूटन. और जब c का निकालेंगे तो टोटल वेट आएगा. ठीक है, वेट जो है बढ़ता जाएगा क्योंकि जब b पर फ्रिक्शन फोर्स लगेगा उस पर a भी उसके ऊपर रखा हुआ है, तो टोटल वेट a प्लस b का वेट आएगा, a प्लस b का आएगा. इसी तरह जब हम F3 मैक्स निकालेंगे तो F3 मैक्स की जो वैल्यू हो जाएगी 0.25 इंटू, अब क्या आएगा, टोटल वेट. C पर जब हम निकालेंगे फ्रिक्शन फोर्स तो a उसके ऊपर b रखा है, उसके ऊपर a रखा है, तो a का वेट 3 प्लस b का 4 प्लस c का कितना है 8 है, टोटल वेट इंटू 10, तो ये आ जाएगा 37.5 न्यूटन. तो ये सारे मैंने क्या निकाल दिए हैं, फोर्सेस निकाल दिए हैं. ठीक है, अब हमसे बात की जा रही है, हमसे कहा जा रहा है कि ये कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ सी मूव करे. तो जब हम कांस्टेंट वेलोसिटी की बात करते हैं तो हम जानते हैं एक्सेलरेशन जो होता है वो क्या होता है, dv अपॉन dt. अगर v कांस्टेंट है इसका मतलब एक्सेलरेशन जो है वो जीरो है. ठीक है, इसका मतलब c का एक्सेलरेशन अगर जीरो है तो b भी कांस्टेंट वेलोसिटी से ही मूव करेगा. अगर c कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा तो जो b होगा वो भी कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ ही मूव करेगा क्योंकि c के ऊपर क्या रखा है, b रखा है. तो मैं ये कह सकती हूँ कि c की जो वेलोसिटी होगी वो भी कांस्टेंट होगी और जो b की वेलोसिटी होगी वो भी क्या होगी, कांस्टेंट होगी.
ठीक है, तो दोनों के लिए जो A आ जाएगा वो 0 आ जाएगा। अब अगर मैं B के लिए इक्वेशन बनाऊं तो B पर देखिए एक तो टेंशन लग रही थी और दो फोर्सेस लग रहे थे। मेरा मतलब मेरा जो T था फॉर B, उसके लिए मेरा जो T था वो बराबर था F1 प्लस F2 के, और दोनों की वैल्यू हम निकाल चुके हैं। F1 मेरा 7.5 था और F2 मेरा 17.5 था, तो ये मेरा कितना आ गया 25 न्यूटन आ गया। तो ये तो स्ट्रिंग में टेंशन आ गई है। अब सिमिलरली मैं सी ब्लॉक के लिए लिखूंगी, तो सी ब्लॉक के लिए देखिए जो F जो आ रहा है वो मेरा F1 प्लस F2 के F2 प्लस F3 का सम आ रहा है, और एक टेंशन भी यहाँ पे लग रहा है ना। तो F जो है दैट इज द सम ऑफ F2 प्लस F3 प्लस टी, सबकी वैल्यू पुट कर देंगे तो फोर्स की जो वैल्यू आती है F2 17.5 प्लस F3 जो है वो 37.5 प्लस टेंशन हमने कितनी निकाली 25, सबको ऐड करेंगे तो ये आ रहा है मेरे पास 80 न्यूटन। तो फोर्स कितना लगेगा 80 न्यूटन, दैट मीन्स सी ऑप्शन इज करेक्ट। आई होप यू अंडरस्टूड वेल, ऑल द बेस्ट।